कौमी सलामती का आज इजलास हुआ। एक बड़ा इजलास है, यकीनी तौर पे बड़े फैसले भी हुए होंगे। इन बड़े फैसलों का एक तो एलामिया जारी हुआ। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इजलास में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सारे मामले डिस्कस हुए, लेकिन उसके अंदर मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है और जिस तरह गवर्नमेंट उसके ऊपर जो हमने इन इश्यूज को रेज किया वही डिस्कस हुए। और हमें इस वक्त मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर काबू पाने की बेहद ज़रूरत है। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि दो दो तीन तीन इलेक्शन हो, इस मुख्तलिफ वक्तों पे हो, पहले पंजाब का हो, पहले KPK का हो और फिर वफाक में हो। तो यही चीज़ें जो हैं दोबारा रीअश्योर हुई और रीअसर्टन हुई कि मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर शदीद कंसर्न है। और जो मुल्क के दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि इन मामलात से डील किया जाए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मामला तो ये भी है ना कि आप लोगों की गवर्नमेंट ही तो ये कह रही थी बार बार इमरान खान साहब से कि जहां पर आपकी अपनी गवर्नमेंट है जिन सूबों के अंदर उनको आप तहलील कर दें असेंबलियों को, हम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। अब ऐसा क्या है और किस बात को आप लोग किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि जी 8 अक्टूबर के हवाले से जो आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी, इलेक्शन कमीशन ने बात की थी, तब तमाम मामला बेहतर होने थे, तब दूध और शहद की नहरें बनी थी, इसको आप लोग किस तरह से यकीनी बनाते हैं? देखिए, सबसे पहला मामला तो ये है कि इस मुल्क के अंदर केयर टेकर का निज़ाम का है कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर का निज़ाम के अंदर होती है। और उसकी वजह है कि इस मुल्क का के अंदर जो इलेक्शन है उसके ऊपर जब रिजल्ट नॉर्मल इलेक्शन हो भी तो वो भी उस पर भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो केयर टेकर का निज़ाम खसूसी तौर पर बड़ी डिबेट के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया कि सबको इलेक्शन के नतायज जो हैं वो काबिल कबूल हों। तो अगर हम यहाँ पंजाब में इलेक्शन आज कराएंगे, KPK में महीने बाद कराएंगे और फिर वफाक में कराएंगे और वफाक में हुकूमत किसी और की होगी, बाद में सूबों में हुकूमत किसी और की होगी, तो ये तो एक पॉलिटिकल डिलेमा या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की आप बुनियाद रख देंगे जहां कभी भी कोई भी इलेक्शन के रिजल्ट ना तस्लीम करेगा और ये खींचा तानी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। देखें, तो इसलिए बेहतर है कि मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस हों। दूसरा, आपने पूछा कि अक्टूबर में कैसे होगा। अक्टूबर में हमारी हुकूमत का टेन्योर खत्म हो जाएगा। हम अगस्त के अंदर इस हुकूमत से हमारा टेन्योर असेंबलियों का जब खत्म हो जाएगा तो केयर टेकर का निज़ाम आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर का निज़ाम होगा जिसकी एक ही मकसद होता है और वो होता है इलेक्शन कराना। तो तब ये जो खदशात हैं कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि केयर टेकर का सेटअप होगा मुतनाज़ा, वो एक दूसरे पे कोई उंगलियां नहीं उठा सकेगा और एक न्यूट्रल निज़ाम जो है वो इलेक्शन जो है ओवरऑल करा देगा। अभी जो ये इसके अंदर जो मामला आज जो लेकिन राना साहब, ये जो मौजूदा इंतखाब है पंजाब का, राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि जी ये खुदा ना ख्वास्ता खूनी इलेक्शन हो सकता है। उन्होंने 71 की मिसालें दी, उन्होंने 77 की मिसालें दी कि देखिए जी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो तब सिक्योरिटी के मामला को तब आप लोग किस तरह से बेहतर करते? हो सकता है खुदा ना खास्ता सूरत हाल ज्यादा वर्स्ट होती, ज्यादा बदतरीन होती, तो इसको तो यकीनी नहीं बनाया जा सकता किसी तौर भी। देखें, मैंने आपको जो बेसिक मुद्दा है वो यही है कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए है इलेक्शंस के लिए। सबसे बड़ा तो ये इशू हो गया। दूसरा, हमारी हुकूमत है इस वक्त वफाक में, हमने प्रायोरिटी सेट करनी है हुकूमत के लिए और उनके अदारों के लिए। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने ये जो दहशतगर्दी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और वहाँ फोकस होना चाहिए। ये आज हमारी हुकूमत वक्त हमारी है तो हमारा ये फोकस है। इसी तरह हमारा फोकस मईशत के ऊपर है, IMF के मुआहदे को बहाल करने के ऊपर है। जब केयर टेकर निज़ाम होगा उसका फोकस इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन की तरफ कर देगा। आज हमारी ये तरजीहात हैं, हमने इन तरजीहात को बयान भी कर दिया है, अपने फोकस को भी बता दिया है कि हमारा किस तरफ रहेगा। और ये बेहतर है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, कि ये इलेक्शंस इकट्ठे हों। और देखें, फिर ये जो अभी आज जो फैसला आया है जस्टिस अतर मिल्ला साहब का, वो हमारे मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करता है। बहुत सिंपल सी बात है, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हर फैसला हमारे लिए काबिल कबूल है और हमने हमेशा इंप्लीमेंट किया है, हमेशा इज्जत दी है, आइन को इज्जत दी है। लेकिन यहाँ मामला एक सिंपल कैलकुलेशन का है। यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बना उसके जजेस के ऑर्डर्स की कैलकुलेशन का मसला है और वो 4-3 है। अगर 4-3 का फैसला है तो ना
14 मई को इलेक्शन होंगे, ना ये सारा जो मामला जो स्केड्यूल दिया गया ये एग्जिस्ट करेगा, और वो सुओ मोटो जो लिया गया वो रद्द हो जाएगा। तो यही हमारा मौकफ है। ये हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले की तायीद करते हैं, लेकिन यहां मामला ये है कि ये कैलकुलेशन गलत की गई है। जो जो 3-2 का जो ऑर्डर दिया गया है वो माइनॉरिटी है, और हम जो है वो मेजॉरिटी का फैसला होता है हमेशा, और उसके साथ खड़े। ठीक है, लेकिन क्या आप ये तस्लीम करते हैं राना साहब के जो अदालती इस्लाहत का बिल आप लोग लेकर आए थे वो नजरिया जरूरत के तहत था? क्योंकि जब अपने ऊपर आप लोगों पे पड़ी है तो आप लोगों ने बिल की हिमायत कर दी। हालांकि रिफॉर्म्स के हवाले से साल से चीखा जाता है कि जी रिफॉर्म्स कर लीजिए, सिस्टम करप्ट हो रहा है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, मगर जैसे खिलाफ आया फैसला आप लोगों की गवर्नमेंट के तो आप लोगों ने रातों रात, पीर वाले दिन 2 इख्तलाफी नोट आते हैं, मंगल वाले दिन बैठ के एक करारदाद मंजूर कर ली जाती है, अदालती इस्लाहत का बिल मंजूर कर लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये नजरिया जरूरत के तहत हुआ? इसकी जरूरत कहीं पहले थी, बजाय आप लोग लेकर आए हैं। ये आज खुद नोटिस कभी होता ही ना अगर आप लोगों ने अदालती इस्लाहात के हवाले से बिल पहले से करवाए होते। मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये हमें आज से अगर ये 10-15 साल पहले हो जाता तो शायद मुल्क इस हालत में ही ना होता जिस हालत में आज हम यहाँ खड़े हैं। शायद मुल्क किसी और जगह पहुंचा होता। शायद ये दुनिया की 19वीं बड़ी मीशत होती या 18वीं बड़ी मीशत होती, और आज ये 44 नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ना पहुंची होती। ये इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन आज ये जो बिल लाया गया है या जो लॉ इनैक्ट किया जा रहा है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये तो कल के लिए है। ये तो हमेशा, मैं समझता हूं कि कभी भी अच्छी चीज की जाए तो उसको वेलकम करना चाहिए। ये आज जरूरत थी, इसको हर जो लीगल फर्टर्निटी का जो लॉयर कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसने अप्रिशिएट किया इस चीज को, और इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। देखें, जहां फर्द वाहिद के पास कंट्रोल था, आज कलेक्टिव विजडम जो है वहां होगी, और वहां 3 जहन होंगे एक जहन की जगह। तो मैं तो समझता हूं इससे, और फिर देखें जब आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना देते हैं और फिर उसके पास कोई राइट ऑफ अपील ही ना हो, तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो राइट ऑफ अपील भी दिया जाएगा। तो इससे जो साख है सुप्रीम कोर्ट की, या जो आपकी क्या कह ले रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के अंदर, वो इंप्रूव होगा। आज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दुनिया के अंदर 132 है आउट ऑफ 140। पाकिस्तान की जो जुडिशरी की परफॉर्मेंस है वो बॉटम में है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए ये इसी तरह की लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है जिससे ट्रांसपेरेंसी आए और आपके जुडिशल सिस्टम जो है वो इंप्रूव करें। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई वक्त नहीं था या इससे हमें फायदा होगा। इससे फायदा कल की हुकूमत को होगा। हमारी हुकूमत तो खत्म हो रही है, असल फायदा तो इससे आने वाली हुकूमतों को होगा। ठीक है, लेकिन राना साहब अभी तो आप लोग की गवर्नमेंट है ना, अभी तो शिकंजा जो आसपास हमें नजर आता है वो तो नून लीग के गिर्द नजर आता है। एनी हाउ, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 3 रुकनी जज जो है वो अपना फैसला जारी करते हैं, वो एक बेंच का फैसला है, मगर आप लोग उसकी एक अकलियती फैसला किस हैसियत में करार दे रहे हैं, किस वजूहात की बिना पर दे रहे हैं? देखें, आज जस्टिस अतर मलिना ने बड़ी डिटेल से बात की कि जो 9 मेंबर बेंच था उसके अंदर से 2 जजेस ने अपने आप को खुद ही रिक्यूज किया, वो पीछे हट गए। लेकिन बाकी जो 7 मेंबर के बेंच, जो 7 जजेस रह गए उस बेंच के अंदर, वो उसको कोई किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने एक 5 मेंबर का बेंच तश्कील दे दिया जिसने आगे उसी मामले को वो आगे सुना, लेकिन जो 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया वो माइनस नहीं हो सकता, वो हट ही नहीं सकता। ये कोई ना जो चीफ जस्टिस है उनके पास अथॉरिटी है, ना कोई ऐसा कानून है विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो अलाउ करे कि आप एक जजेस को रिमूव कर दें उनकी इजाजत पूछे सीख किए बगैर। तो वो उनकी जजमेंट्स इंक्लूड होनी है, और जब वो इंक्लूड होती हैं तो ये 4-3 का फैसला बन जाता है। ये 4-3 का फैसला मेजॉरिटी का फैसला है, और उसके अंदर सुओ मोटो जिस चीज पे लिया गया था वो रद्द हो गई है, वो पिटीशन खारिज हो गई है।